हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 जो हमने कवर कर लिया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट थर्ड कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का, तो जिसमें 10 एमसीक्यू जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, हु हैज़ डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप और पर्सनैलिटी और एंड लीडरशिप और फंक्शन के बारे में बताया था उन्होंने। तो आपने बताना है, ऑप्शन ए है आपका बर्नार्ड, ऑप्शन बी है आपका मिलेट, ऑप्शन सी है मुने और ऑप्शन डी है आपका फॉलेट। तो आपने बताना है इनमें से जो है लीडरशिप के बारे में, पोजीशन, पर्सनैलिटी और फंक्शन किसने कहा था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एमपी फॉलेट ने जो है लीडरशिप के बारे में बताया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जो है एमपी फॉलेट है, मैरी पाकर फॉलेट, उन्होंने जो है लीडरशिप के बारे में बताया था। और जो पर्सनैलिटी है और जो भी एक लीडर में जो भी क्वालिटी होती है, तो उन्होंने बताया था पोजीशन, पर्सनैलिटी और फंक्शन, जो है इन तीन टाइप्स बताए थे उन्होंने लीडरशिप के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, जो टर्म है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, इसको कॉइन किसने किया था फर्स्टली। तो ऑप्शन ए आपका इब्राहिम मैस्लो, ऑप्शन बी है कर्ट गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी है मैकग्रेगर, ऑप्शन डी है आपका हर्जबर्ग। तो आपने वीडियो पॉज करके बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। खुद से जो है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपको पता लगे, और आप वीडियो पॉज एंड तक जो है अपने राइट आंसर बताना कि आपने कितने सही किए और कितने गलत। तो कमेंट सेक्शन में जो है आप बता सकते हैं। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टर्म है वो कॉइन किया है, कॉइन किया आप ऑप्शन बी कोड गोल्डस्टीन ने जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में फर्स्ट जो है टर्म कॉइन की थी। पर हम ज़्यादातर यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसी होती है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इब्राहिम मैस्लो ने दी है। कई बार जो है क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, क्योंकि हायरार्की ऑफ नीड में जो है जो हायरार्की नीड पढ़ी थी हमने, इब्राहिम मैस्लो ने जो 5 नीड बताई है उन्होंने, तो उनमें सबसे जो हाईएस्ट लेवल था वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उन्होंने लेवल ऑफ नीड के बारे में भी बताया था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश करता है इंसान, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, उसको खोजने की अपने पोटेंशियल को। तो पर जो टर्म है वो कॉइन इब्राहिम मैस्लो ने नहीं, कोर्ट गोल्डस्टीन ने की है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे मैंने जो हायरार्की ऑफ नीड है वो तो इब्राहिम मैस्लो ने दिया है, पर एक्चुअली जो टर्म है वो कोर्ट गोल्डस्टीन ने दिया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान रखना, कोर्ट गोल्डस्टीन ने जो है जो टर्म है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, हु हैज एनालाइज्ड लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स। जो सर्कुलर रिस्पॉन्स है, जो टर्म है, किसने एनालाइज की थी लीडरशिप में। तो ऑप्शन है आपका सी आई बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड जिसको हम कहते हैं, ऑप्शन बी है आपका मोने, ऑप्शन सी है एमपी फॉलेट, ऑप्शन डी है मिलेट। तो आपने बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो जो सर्कुलर रिस्पॉन्स जो रिलेटेड है वो है आपका आपका एमपी फॉलेट के साथ, ऑप्शन सी नंबर जो है आपका राइट आंसर है। तो आपने जो है बताना है मुझे राइट आंसर। सर्कुलर रिस्पॉन्स की बात जो है एमपी फॉलेट ने, जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के बारे में जब पढ़ा था डिटेल में, तो सर्कुलर रिस्पॉन्स की बात एमपी फॉलेट ने की है। उन्होंने कहा है कि जो लीडरशिप में सर्कुलर तरीके से जो है लीडरशिप होती है, जहाँ पे फीडबैक दी जाती है, सिचुएशन की बात की उन्होंने। तो राइट आंसर आपका एमपी फॉलेट, ऑप्शन नंबर सी। जो सर्कुलर रिस्पॉन्स की बात किसने किया, एमपी फॉलेट ने। और मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है, लीडर इन्फ्लुएंस, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो फॉलो करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप को, कंटिन्यूस फीडबैक लूप जहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर। जब हमने हर्जबर्ग को कवर किया था उसमें जो है 2 फैक्टर के बारे में बताया था हर्जबर्ग ने। तो आपने बताना है, अब हाइजीन फैक्टर के बारे में यहाँ पूछा है, तो आपने बताना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा हाइजीन फैक्टर है। ऑप्शन ए है आपका कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है अचीवमेंट, ऑप्शन सी है सैलरी, ऑप्शन डी है वर्किंग कंडीशंस।
तो हाइजीन फैक्टर में हमें लगेगा कि कंपनी पॉलिसीज भी है, क्योंकि हाइजीन फैक्टर में ये सब आती है। अचीवमेंट्स जो है मोटिवेशन फैक्टर में टू फैक्टर, सबसे पहले तो टू फैक्टर दिए थे हर्जबर्ग ने। राइट आंसर है आपका सैलरी, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आप मान लो आप कहीं पे जॉब करने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, आप सैलरी देखते हो कि भाई हाँ कितनी सैलरी दी जाती है, जा रही है या दी जाती है। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर होता है, और हाइजीन फैक्टर को हम मेंटेनेंस मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। अब मेंटेन सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम काम करते हैं। बाकी अगर कंपनी की पॉलिसी ऊपर नीचे हो सकती है तो वो हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, पर ये हाइजीन फैक्टर में ही आती है, वर्किंग कंडीशन। और अब जो हर्जबर्ग ने उसने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, आपको पता ही होगा। फर्स्ट है आपका मोटिवेशन, दूसरा आपका हाइजीन फैक्टर। तो दो फैक्टर दिए हैं हर्जबर्ग ने, तो उसमें से जो है हाइजीन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर है डिससेटिस्फेक्शन। इसको मैंने डिटेल में बताया कि हाइजीन फैक्टर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और मोटिवेशन फैक्टर है, जैसे आपको रिकॉग्निश जो अचीवमेंट्स है, रिकॉग्निशन मिल रही है, तो वो मोटिवेशन फैक्टर में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, सैलरी। हसबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी है जिसमें डिस्टिंग्विश किया है उन्होंने मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर को। और सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाइजीन फैक्टर में बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ कॉजिशन डिससेटिस्फेक्शन। अगर आप सैलरी आप ठीक नहीं दे तो उससे क्या डिससेटिस्फेक्शन पैदा होगी किसी भी एम्प्लॉय के अंदर। मान लो आप अगर काम कर रहे हो तो आपको सैलरी ठीक नहीं है, तो आप क्या होगे, डिससेटिस्फाई होंगे उस चीज़ से। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट साइमन हैज नॉट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इंट्यूशन ट्रेडिशन एंड फेथ इन डिसीजन मेकिंग। आपको पता है साइमन ने कौन सी थ्योरी दी है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। पर ऐसा किसने कहा है कि जो रोल है इंट्यूशन ट्रेडिशन और फेथ का डिसीजन मेकिंग में, तो आपने बताना है इनमें से किसने कहा है। ऑप्शन ए आपका नॉर्टन ई लॉन्ग, ऑप्शन बी है आपका चार्ल्स लिंडब्लॉम, ऑप्शन सी है इर्जकेल ड्रॉर ने, ऑप्शन डी है क्रिस आर्गेरिस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिस आर्गेरिस ने जो है, उन्होंने हर्बर्ट साइमन ने बाउंड्री रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। आर्गेरिस हु फोकस्ड ऑन ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और क्रिटिसाइज साइमन बीइंग फोकस्ड ऑन द कॉग्निटिव एंड रैशनल साइड एंड इग्नोर द इमोशनल। उन्होंने इग्नोर किया इमोशनल इंट्यूटिव एंड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिस आर्गेरिस। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग हर्जबर्ग हाइजीन फैक्टर्स। तो फिर से हाइजीन फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो सबसे आपने बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है। तो सबसे पहला है दे आर एक्सटर्नल टू द जॉब, ऑप्शन बी आपका दे रिफ्लेक्ट द एडम्स नेचर ऑफ मैन, ऑप्शन 3 है आपका दे आर रिलेटेड टू जॉब कंटेंट, ऑप्शन 4 है आपका दे इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो राइट आंसर बताना है आपने कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड जो है राइट है, दे आर एक्सटर्नल टू जॉब। और जो ऑप्शन बी है दे रिफ्लेक्ट द एडम्स नेचर के है, नेचर ऑफ द मैन, जो हाइजीन फैक्टर है। अब जो हाइजीन फैक्टर है एक्सटर्नल टू द वर्क इटसेल्फ लाइक पे और पॉलिसी, हर्जबर्ग यूज टू टर्म एडम्स नेचर, और उन्होंने यूज किया है टर्म को एडम्स नेचर टू डिस्क्राइब एनिमल लाइक नीड टू अवॉइड पेन एंड डिस्कम्फर्ट। और जो अब्राहम नेचर है सीकिंग ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर जो है, ग्रोथ की ऊपर चलता है। दे डू नॉट रिलेटेड टू जॉब कंटेंट, दे आर रिलेटेड टू द मोटिवेशन, जो आपके मोटिवेशन फैक्टर है मोटिवेटर्स। एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन, दे डोंट नेसेसरी टू इम्प्रूव पीक परफॉर्मेंस। तो ये आपने ध्यान रखना है।
फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, थिंकर्स है एक साइड थ्योरीज दी हुई इनके, तो आपने मैच करना है कि ये कौन सी थ्योरी किससे रिलेटेड है, कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो ऑप्शन ए आपका एल्डरफर, मैस्लो, ऑप्शन बी है हर्जबर्ग, ऑप्शन डी में मैकग्रेगर। दूसरी साइड जो इनकी थ्योरीज बताई, तो आपने बताना है एल्डरफर किससे रिलेटेड है। तो ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस रिलेटेड एंड ग्रोथ, किसने दिया आपका एल्डरफर ने दिया। आपने पोस्ट करना है, पहले अपने खुद से आंसर देने की कोशिश करना है। मैस्लो ने कौन सी दिया, हायरार्की ऑफ नीड दिया, ये ठीक है, करेक्ट है। ऑप्शन डी हर्जबर्ग ने जॉब एनरिचमेंट के बारे में बताया, जॉब एनलार्जमेंट रिंसेस लिकट ने दिया है, पर जॉब एनरिचमेंट की बात किसने है की है, हर्जबर्ग ने किया। और मैकग्रेगन थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ये सब करेक्ट है। तो ये एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो आपने ध्यान रखना ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन तो करेक्ट है, ए का 1, बी का C, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है आपका, तो द क्लासिकल थ्योरिस्ट अटैच्ड मोर इम्पोर्टेंट टू, जो क्लासिकल थ्योरी दी है आपकी वो किससे मैच करिए, अटैच्ड है। सबसे पहला ऑप्शन ए आपका रोल ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स, ऑप्शन डी है रोल ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो राइट आंसर है आपका क्लासिकल थ्योरी किससे रिलेटेड है, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लासिकल थ्योरी, जो हमारे क्लासिकल थिंकर है फ्योल गुलिक उर्बिक, इज ऑफ्टन कॉल्ड द स्ट्रक्चर थ्योरी के ऊपर जो इन्होंने अक्सर उन्होंने उसके बारे में कहा है। दे बिलीव दैट इफ यू बिल्ड अ परफेक्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर टू क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी, अगर आप स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल नेचर ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर बताया उन्होंने, और दे लार्जली इग्नोर द ह्यूमन एंड इनफॉर्मल एलिमेंट्स। आपको पता है जो FW टेलर थे हमारे फेवल थे, उन्होंने प्रिंसिपल पे स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया है एज कम्पेयर टू ह्यूमन के। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, द एक्रोनिम, एक्रोनिम है पोस्ट गौरव, जो पोस्ट गौरव है सिंबलाइज्ड किससे, सिंबलाइज किसके साथ मैच होगा ये। ऑप्शन ए है आपका द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, the activities of an administrator, ऑप्शन डी है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने बताना है, पोस्ट कॉर्प का कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है, आपने पढ़ा है बहुत बार, मैंने पढ़ाया भी आपको जब हमने स्टार्टिंग में मीनिंग एंड नेचर और स्कोप के ऊपर जो है वीडियो बनाई थी। तो आप जो है प्ले लिस्ट लर्न विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके जो है आप उन लेक्चर को देख सकते हो। अब जो ये 7 एलिमेंट्स है, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। प्लानिंग, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, C से R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। तो ये 7 एलिमेंट, और ये जो पोस्ट कॉर्प का कॉन्सेप्ट है किसने दिया है आपको, गुलिक ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर C, द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो पोस्ट कॉर्प सिंबलाइज है, एक्टिविटीज है ये एडमिनिस्ट्रेटर की। और ये जो टर्म है कॉइन क्या है, लूथर गुलिक ने एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है एंड उर्बिक के साथ, पर ज्यादातर जो है लिंडल उर्बिक के साथ हम जोड़ते हैं। पोस्ट कॉर्प स्टैंड द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। द आउटलाइन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, ड्यूटीज एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट परफॉर्म, क्या करते हैं, मैनेज और ऑर्गेनाइज एफिशिएंटली, इफेक्टिवली जो है हम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्ट बताना आपने, करेक्टली जो मैच्ड है, इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए, ये क्या है, एक साइड बुक है और दूसरी साइड इसका ईयर है। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है। सबसे पहले ऑप्शन ए आता है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1905, पीस रेट सिस्टम 1895, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है शॉप मैनेजमेंट। तो आपने बताना है और पॉज करके कि कौन सा गलत है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो आर्ट ऑफ कटिंग मेटल है वो आपकी 905 में नहीं बल्कि 906 में दी है। और जो ये सारी बुक्स है वो आपने मुझे बताना है कि ये किसने जो है दी हुई है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, पीस रेट सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और शॉप मैनेजमेंट। तो ये सारी बुक्स जो दी है वो किसने दी है, ये कमेंट करके आपने बताना है ताकि आपका रिवीजन हो सके।
और आगे मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। वैसे आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है F.W. टेलर के द्वारा जो ये सारी बुक्स लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और जो हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर को कहते हैं, और उन्होंने बुक दी थी ये, जो भी सारी बुक्स है। तो आपने बुक्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।